दिल्ली में क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को लेकर एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के वकील दीपक नंदा उर्फ दीपक खत्री उर्फ मामा को क्राइम ब्रांच ने मंगलवार रात दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद बुधवार को उसे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि दीपक का कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी सिंडिकेट और आतंकी मॉड्यूल से किस तरह का संबंध था और इस नेटवर्क में उसकी भूमिका आखिर कितनी बड़ी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपक की गिरफ्तारी शाहबाज अंसारी और सलीम पिस्टल से जुड़े कथित इंटरनेशनल हथियार तस्करी सिंडिकेट और उसके कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में हुई है। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये नेटवर्क सिर्फ हथियारों की तस्करी तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार विदेश में बैठे अपराधियों और कथित तौर पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित नेटवर्क तक जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लॉरेंस बिश्नोई के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले शख्स दीपक खत्री उर्फ दीपक नंदा उर्फ मामा को गिरफ्तार किया है। दीपक नंदा को उस समय गिरफ्तार किया जब दीपक नंदा आईजीआई एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने दीपक खत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था। बात की जाए दीपक खत्री की तो साल 2026 में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें दीपक नंदा आरोपी था और उसकी तलाश की जा रही थी। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो इस एफआईआर में अब तक तकरीबन 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 5 से ज़्यादा अवैध जो है वो हथियार जो बहुत सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स थी वो बरामद हुई हैं। 363 जिंदा कारतूस अभी तक बरामद हो चुके हैं और 18 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इन तमाम आरोपों की जांच अभी जारी है और इनके संबंध में अंतिम निष्कर्ष अदालत और जांच एजेंसी की आगे की कार्रवाई के बाद स्पष्ट होगा। इस मामले में दीपक की गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पुलिस पहले से ही इस कथित नेटवर्क से जुड़े 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब दीपक की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है। पुलिस को शक है कि गिरफ्तार आरोपियों के बीच संपर्क स्थापित करने, पैसे के लेन देन को व्यवस्थित करने और विदेश में मौजूद गैंगस्टरों का रकम उन तक पहुंचाने के लिए अलग अलग स्तर पर मध्यस्थों का इस्तेमाल किया जाता था। जांच एजेंसियां ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क में कौन किसके संपर्क में था और कथित तौर पर पैसे, हथियार और निर्देश किस चैनल के जरिए आगे बढ़ते थे। पुलिस के मुताबिक इस कथित सिंडिकेट का सरगना शाहबाज अंसारी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि शाहबाज अंसारी विदेश भाग चुका है। यही वजह है कि अब जांच का एक अहम हिस्सा उसके विदेशी कनेक्शन और उसके संपर्कों को खंगालने पर केंद्रित है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि विदेश में बैठकर कथित तौर पर नेटवर्क को कौन संचालित कर रहा था, भारत में उसके लिए कौन लोग काम कर रहे थे और अलग अलग अपराधी गिरोहों के बीच संपर्क बनाए रखने में किन लोगों की भूमिका थी। इस पूरी जांच में गीता कॉलोनी के रहने वाले हर्षपाल सिंह उर्फ रूबल का नाम भी सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने उसे अप्रैल में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान रूबल के कथित संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि रूबल साबरमती जेल में बंद लॉरेंस के गिरोह का एक खास ऑपरेटिव था। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसकी भूमिका सिर्फ एक सामान्य सहयोगी की नहीं थी, बल्कि वो कथित तौर पर गैंग के लिए पैसों के सेटलमेंट और मध्यस्थता से जुड़े काम करता था। पुलिस के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरे एक्सटॉर्शन कॉल मिलने वाले सट्टा ऑपरेटरों और बुकियों के मामले में रूबल कथित तौर पर पैसे का सेटलमेंट करवाता था। यानी जिन लोगों को गैंग की तरफ से धमकी या वसूली से जुड़े कॉल मिलते थे, उनके साथ बातचीत और कथित तौर पर रकम के निपटारे में रूबल की भूमिका बताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए दीपक नंदा उर्फ दीपक खत्री या फिर मामा की अगर बात कर ली जाए तो दीपक खत्री साल 2021 में जब वो पुलिस रिमांड पर था तो उसी दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुई थी और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मुलाकात होने के बाद जब दीपक खत्री बाहर आया तो उसके बाद दीपक खत्री की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के तमाम दूसरे गुर्गों गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, जग्गू भगवानपुरिया समेत तमाम लोगों से उसकी मुलाकात हुई।
बात की जाए दीपक खत्री की, तो दीपक खत्री की जो पत्नी है वो लॉयर है और दोनों मिलके लॉरेंस बिश्नोई को कानूनी मदद देने भी है और उनको कानूनी मदद देने का इन लोगों पे आरोप भी है कि ये दोनों मिलकर लॉरेंस बिश्नोई को कानूनी मदद भी देते हैं। वहीं बात कर ली जाए अगर दीपक खत्री की, तो दीपक खत्री जो है वो तमाम दूसरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के जो सदस्य थे उनके ना सिर्फ संपर्क में था बल्कि गैंग के लिए बिचौलिए का काम भी करता था। पुलिस का कहना है कि इसी प्रक्रिया में वो दीपक उर्फ मामा के साथ खुद को एक तरह का सेटलमेंट फैसिलिटेटर बताता था। इस दावे की जांच अब पुलिस रिमांड के दौरान और गहराई से की जाएगी। जांच एजेंसियों के अनुसार रूबल और दीपक की कथित मध्यस्थ भूमिका का एक उदाहरण सट्टा ऑपरेटर सन्नी फरीदाबाद और गैंगस्टर रोहित गोदारा के बीच हुआ कथित समझौता भी है। पुलिस का दावा है कि दोनों ने इस मामले में मांडवाली कराने की भूमिका निभाई थी। यहाँ जांच का मुख्य सवाल ये है कि कथित समझौते की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, किसके निर्देश पर बातचीत हुई और उसके बाद पैसों का लेन देन किस तरीके से किया गया। पुलिस इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए गिरफ्तार आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच का आरोप है कि रूबल खुद भी ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा हुआ था और विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निशाने पर रहने वाले कई बुकियों और सट्टा ऑपरेटरों के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक इसी नेटवर्क के जरिए उसे ऐसे लोगों की जानकारी मिलती थी जो कथित तौर पर गैंगस्टरों की धमकियों या वसूली के निशाने पर होते थे। इसके बाद रूबल और दीपक कथित तौर पर मध्यस्थ के तौर पर काम करते थे। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और इसमें कितने लोग अलग अलग भूमिकाओं में जुड़े हुए थे। पुलिस के दावे के मुताबिक कथित मांडवाली के बाद जो रकम मिलती थी उसे गैंगस्टरों तक पहुंचाया जाता था। यही बिंदु इस मामले को और गंभीर बनाता है, क्योंकि जांच एजेंसियां अब सिर्फ धमकी या एक्सटॉर्शन की घटनाओं को नहीं देख रही बल्कि कथित आर्थिक नेटवर्क को भी ट्रैक कर रही हैं। पैसों के स्रोत क्या थे, किसने पैसे दिए, किसने रकम इकट्ठा की और आखिरकार रकम किस तक पहुंची। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस वित्तीय लेन देन और आरोपियों के संपर्क की जांच कर सकती है। जांच एजेंसी का दावा है कि रूबल और दीपक की कथित मध्यस्थ भूमिका सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई तक सीमित नहीं थी। दोनों कथित तौर पर विदेश में मौजूद राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जुड़े गैंगस्टर राशिद केवलवाला के लिए बिचौलिए का काम करते थे। अगर जांच में ये आरोप पुष्ट होते हैं तो ये मामला एक ऐसे नेटवर्क की तस्वीर सामने ला सकता है जिसमें अलग अलग आपराधिक गिरोहों के बीच संपर्क के लिए मध्यस्थों का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस के मुताबिक रूबल साल 2023 में लॉरेंस गोदारा सिंडिकेट के करीबी बताए जाने वाले राशिद केवलवाला के संपर्क में आया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि रूबल केवलवाला से मिलने के लिए विदेश भी जाता था। साल 2023 में दिल्ली के एक कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती के मामले में भी सेटलमेंट करवाने में दीपक खत्री की भूमिका सामने आई है कि उसने गैंग और जो कारोबारी के बीच में पड़कर यानी मीडिएटर बन के 2.5 करोड़ रुपए की जो फिरौती की बात की थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं अगर बात कर ली जाए दीपक खत्री के कद की, तो दीपक खत्री को ना सिर्फ इन कामों की वजह से जाना जाता है बल्कि दीपक खत्री जो नोनी या फिर ये कहा जाए रूबल एक शख्स था जो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए शहबाज जो बांग्लादेश में इस मौजूद है और लॉरेंस बिश्नोई के तमाम कामों में उसका सह आरोपी और सह सहयोगी भी है, उसको रूबल जानता था। और दीपक खत्री ने रूबल से मुलाकात की और उसके बाद दीपक खत्री रूबल के जरिए शहबाज के साथ मिलकर गैंग के लोगों के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त किया करता था। यही वजह है कि पुलिस अब उसके कथित विदेशी संपर्कों को भी जांच के दायरे में ला रही है। विदेश यात्राओं, संपर्कों, कॉल डिटेल्स और वित्तीय गतिविधियों से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो किन लोगों से मिला और उसके कथित नेटवर्क का विस्तार किन देशों तक था। इस मामले में दीपक उर्फ मामा पर पहले भी हमला हो चुका है। पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी की रात कश्मीरी गेट के यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर निकलने के बाद बाइक सवार बदमाशों ने उस पर फायरिंग की थी। घटना के बाद दीपक ने पुलिस सुरक्षा की मांग भी की थी। इस हमले को लेकर पुलिस ने गैंगवार के एक एंगल की जांच की। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद ये पुरानी घटना भी जांच के दायरे में दोबारा महत्वपूर्ण हो सकती है। पुलिस के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गुट के बीच कथित अलगाववाद के बाद गैंगवॉर का एक नया दौर शुरू हुआ था।
इसी गैंग वॉर के तहत दीपक की हत्या की साजिश रचे जाने के पुलिस ने दावे किए थे। हालांकि इस पूरे घटना की वास्तविक वजह और हमले के पीछे कौन लोग थे, इसे लेकर जांच के अलग अलग पहलुओं की पुष्टि जरूरी है। अब पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है या कर सकती है कि दीपक पर हमला और उसके कथित नेटवर्क से जुड़े विवादों के बीच कोई संबंध था या नहीं। दीपक की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई। क्राइम ब्रांच ने उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी करवा रखा था। इसका मतलब ये था कि जांच एजेंसियां उसके देश से बाहर जाने या वापस आने पर नजर रख रही थी। मंगलवार रात जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद बुधवार दोपहर औपचारिक गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की गई और उसे अदालत के सामने पेश किया गया। दीपक को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम में ACP संजय नागपाल, इंस्पेक्टर मान सिंह, SI नवीन कुमार और विजेंद्र देवाज शामिल थे। अदालत में पुलिस ने उसकी कस्टडी की मांग करते हुए जांच से जुड़े कई गंभीर बिंदु सामने रखे। पुलिस का कहना था कि आरोपी से पूछताछ के जरिए इस कथित नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। अदालत ने पुलिस की दलीलों को देखते हुए दीपक को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीपक ने कथित तौर पर यह खुलासा किया कि वो पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी हर्षपाल सिंह उर्फ रूबल और निशांत अरोड़ा उर्फ नोनी के जरिए शाहबाज अंसारी के कथित टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था। पुलिस अब इस दावे की पुष्टि करने के लिए आरोपियों के बीच संपर्कों और बातचीत की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीपक का इस कथित मॉड्यूल से संपर्क किस स्तर का था और क्या वो सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका में था या नेटवर्क के दूसरे कामों में भी शामिल था। जांच एजेंसियों के सामने अब एक और अहम सवाल है, क्या दीपक सिर्फ कानूनी प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहा था या अपराधियों के बीच संपर्क और कथित आर्थिक सेटलमेंट भी सक्रिय था। किसी व्यक्ति का किसी गैंगस्टर का वकील होना और अपने आप में अपराध में शामिल होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन पुलिस जिन आरोपों की जांच कर रही है उसमें कथित मध्यस्थता, पैसों की सेटलमेंट और दूसरे आरोपियों के साथ संपर्क जैसे पहलू शामिल हैं। इसलिए जांच एजेंसियां इन आरोपों और उसकी पेशेवर भूमिका के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करने की कोशिश करेंगी। पुलिस का दावा है कि दीपक ने पूछताछ में ये भी कहा था कि वो कुछ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में जांच एजेंसी की मदद कर सकता है। अगर ये जानकारी जांच में उपयोगी साबित होती है तो आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारियां संभव है। पुलिस अब उन लोगों की पहचान करने में जुटी है और उसकी कोशिश कर सकती है जिनके नाम या संपर्क दीपक से पूछताछ के दौरान सामने आए हैं। इसके साथ ही एजेंसियां ये भी देख सकती हैं कि गिरफ्तार किए जा चुके 18 आरोपियों के बयान और दीपक से मिली जानकारी आपस में कितनी मेल खाती है। इस पूरे मामले का एक बड़ा पहलू कथित इंटरनेशनल हथियार तस्करी नेटवर्क है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हथियार कहां से आते थे, भारत में किन लोगों तक पहुंचते थे और उनके लिए भुगतान किस तरीके से किया जाता था। अगर इसमें विदेशी नेटवर्क की भूमिका सामने आती है तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। हथियारों की सप्लाई लाइन, वित्तीय लेन देन और अपराधियों के बीच संचार, इन तीनों पहलुओं को जोड़कर पुलिस कथित नेटवर्क का पूरा ढांचा समझने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दीपक खत्री की अगर बात कर ली जाए तो दीपक खत्री लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट में उसका कद क्या हो चुका था वो इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के तमाम बड़े जो गैंग्स जो ऑपरेट करते थे, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के सदस्य हैं या लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सपोर्ट करते हैं, वो कई मामलों में दीपक खत्री के जरिए ही तमाम चीज़ों को लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग के बड़े लोगों तक पहुँचाया करते थे। दीपक खत्री की कद इस बात से भी जाना जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को अगर कोई भी जानकारी जेल के बाहर बैठे अपने गुर्गों तक पहुंचानी होती थी तो वो भी दीपक खत्री के जरिए ही तमाम जानकारियां, आदेश या फिर तमाम ऑपरेशंस की बारे में जानकारियां दीपक खत्री के द्वारा ही बाहर बैठे अपने गुर्गों तक पहुंचाया करता था। फिलहाल अब दीपक खत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस लगातार दीपक खत्री से अब ये पूछताछ करेगी कि लॉरेंस बिश्नोई या उसके गैंग के लिए जो अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त होती थी उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और वो इस वक्त कहां हैं। मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन का भी पुलिस सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे संवेदनशील आरोपों की पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूतों और आगे की कानूनी प्रक्रिया से ही होगी। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या आतंकी कनेक्शन को स्थापित करने के लिए सिर्फ संपर्क या किसी व्यक्ति के बयान से आगे बढ़कर ठोस सबूतों की जरूरत होती है। इसलिए इस मामले में आने वाले दिनों में जांच से जुड़े सबूत और आधिकारिक जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पिछले कई वर्षों से देश के कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों और गैंग वॉर से जुड़े घटनाक्रमों में सामने आता रहा है। जेल में रहने के बावजूद उसके नेटवर्क के विदेशों में तक सक्रिय होने के आरोप जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रहते हैं।
पुलिस और दूसरी एजेंसियां लगातार ये पता लगाने की कोशिश करती रही हैं कि जेल में बंद गैंगस्टर अपने नेटवर्क तक किस तरह संदेश या निर्देश पहुंचाते हैं और बाहर मौजूद सहयोगी उन निर्देशों पर किस तरह काम करते हैं। रोहित गुदारा का नाम भी इस कथित नेटवर्क की जांच में महत्वपूर्ण है। पुलिस के मुताबिक वो विदेश में रहकर आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसके खिलाफ कई मामलों में जांच चल चुकी है। अब जब दीपक और रूबल की कथित मध्यस्थ भूमिका सामने आई है तो जांच एजेंसियों के लिए गोदारा और अन्य विदेश में बैठे आरोपियों के साथ संपर्क की कड़ियों को समझना अहम हो गया है। इसी के साथ राशिद केवलवाला के साथ कथित संपर्क भी जांच का एक अलग हिस्सा बन सकता है। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल कम्युनिकेशन भी हो सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस आमतौर पर आरोपियों के मोबाइल फोन चैट, कॉल रिकॉर्ड और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों की जांच करती है। इसमें से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन व्यक्ति किसके संपर्क में था, किस समय किस तरह की बातचीत हुई। हालांकि किसी संपर्क का होना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता, इसलिए पुलिस को डिजिटल रिकॉर्ड को अन्य भौतिक और वित्तीय सबूतों के साथ जोड़कर देखना होगा। वित्तीय जांच भी इस मामले में अहम भूमिका निभा सकती है। पुलिस के मुताबिक कथित मांडवाली के बाद रकम गैंगस्टरों तक पहुंचाई जाती थी। ऐसे में बैंक खातों, हवाला या अन्य संभावित भुगतान माध्यमों और संपत्ति से जुड़े लेन देन की जांच से कथित आर्थिक नेटवर्क का पता लगाया जा सकता है। अगर अलग अलग आरोपियों के बीच पैसों का कोई पैटर्न सामने आता है तो वो जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है। 3 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान दीपक से कई सवाल पूछे जाने की संभावना है। पुलिस ये जानना चाहेगी कि वो शाहबाज अंसारी के संपर्क में कब आया, रूबल और निशांत अरोड़ा के साथ उसकी बातचीत किस उद्देश्य से होती थी और कथित सेटलमेंट के मामलों में उसका वास्तविक रोल क्या था। इसके अलावा विदेश में बैठे आरोपियों से उसके संपर्क यात्राओं और संभावित आर्थिक लेन देन की भी जांच की जा सकती है। इस पूछताछ का दूसरा बड़ा उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना होगा जो कथित तौर पर नेटवर्क में पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि दीपक कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद कर सकता है। अगर उसके बयान से जांच एजेंसी को ठोस सुराग मिलते हैं तो आने वाले दिनों में छापेमारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। हालांकि इन कार्रवाइयों के बाद अदालत में पेश किए जाने वाले सबूत ये तय करेंगे कि आरोप कितने मजबूत हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि आखिर एक वकील की भूमिका कथित आपराधिक नेटवर्क तक कैसे पहुंची। यहाँ ये समझना जरूरी है कि किसी आरोपी या गैंगस्टर का वकील होना अपने आप में अपराध नहीं है। वकीलों का पेशेवर कर्तव्य अपने क्लाइंट को कानूनी प्रतिनिधित्व देना होता है, लेकिन पुलिस जिन कथित गतिविधियों की जांच कर रही है अगर वो कानूनी पेशे से अलग आपराधिक गतिविधियों से संबंधित साबित होती हैं तो मामला पूरी तरह अलग कानूनी आधार पर आगे बढ़ सकता है। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई ने दिल्ली और आसपास सक्रिय कथित गैंग नेटवर्क की जांच को भी एक नया मोड़ दिया है। अब तक सामने आए नामों में लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदारा, राशिद केवलवाला, शाहबाज अंसारी, रूबल और दीपक जैसे नाम शामिल है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन सभी के बीच वास्तविक संबंध क्या थे। क्या ये अलग अलग आपराधिक नेटवर्क के थे जो जरूरत के हिसाब से एक दूसरे से संपर्क करते थे, या इनके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। ये सवाल अभी भी जांच का हिस्सा है। फिलहाल दीपक नंदा उर्फ दीपक खत्री उर्फ मामा 3 दिन की पुलिस की रिमांड पर है और जांच एजेंसियों के लिए आने वाले घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर दीपक उर्फ मामा की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं बल्कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की उस जांच की अगली कड़ी है जिसमें कथित अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, एक्सटॉर्शन, ऑनलाइन सट्टेबाजी, गैंगस्टरों के बीच मध्यस्थता और संभावित आतंकी नेटवर्क के कनेक्शन की जांच की जा रही है। पुलिस के दावों की अंतिम पुष्टि कानूनी प्रक्रिया और अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों से होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 दिन के रिमांड में दीपक से पूछताछ के बाद कितने नए नाम सामने आते हैं, शाहबाज अंसारी तक पहुंचने में जांच एजेंसियों को कितनी सफलता मिलती है और क्या ये कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कथित नेटवर्क की कोई नई परत खोल पाती है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।